Have a nice day to all my dear and near students and friends. Today we will discuss on an important larva of lamprey या petromyzon एमोसिट लार्वा। इसके दो वीडियो बनेंगे। आज पहला पार्ट ले रहा हूँ, दूसरा आपको कल प्रोवाइड करवा पाऊँगा। बहुत लंबा है, ध्यान से पढ़ना। बहुत इजी है अगर आप इनके जो मैंने की पॉइंट्स लिए हैं, महत्वपूर्ण बिंदु जो लिए हैं, उनको ढंग से पढ़ा दो। नाउ स्टार्ट बाय संतलाल, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया पीजी कॉलेज चूरू राजस्थान। एमोसिट लार्वा। एमोसिट लार्वा is the larva of lamprey या petromyzon that spends most of its life buried in muddy bottom of streams। इनका एडल्ट पेट्रोमाइजोन समुद्री जल में रहता है, मैराइन वाटर में रहता है, सी में रहता है। और ये लार्वा जो होता है, ये स्वच्छ जल यानी झरनों में रहने वाला जीव है, नदियों में भी रह सकता है, यानी फ्रेश वाटर में रहता है। और उनके नीचे जो कीचड़ जो होता है, बॉटम के ऊपर स्ट्रीम्स के बॉटम पे पैदे पर जो कीचड़ पाया जाता है, उसके अंदर पाया जाता है। और इट रिटेन्ड इन ए लार्वल स्टेज फ्रॉम 3 to 7 years। लार्वा अवस्था के अंदर ये 3 से 7 साल तक ये लार्वा कंडीशन में बना रहता है। जंतु जगत में ऐसा लार्वा कोई भी नहीं होगा जो 7 साल तक लगातार लार्वा कंडीशन में बना रहे। ये पहला पेट्रोमाइजोन का लार्वा आ रहा है आपके सामने। एक्सटर्नल एनाटॉमी लेते हैं। एक्सटर्नल एनाटॉमी से पहले अपन इसका डायग्राम लेते हैं। ये लेटरल व्यू लिया है, पार्श्व दर से लिया है एमोसिट लार्वा का। इसके अंदर सभी संरचनाएं आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। मैं शुरुआत करता हूं आगे से। एक हुड के समान मुख के ऊपर अतिवर्दी होती है, जिसको ओरल हुड बोलते हैं। और ओरल हुड के पीछे टेंटेकल्स युक्त संरचना वीलम होगी। एक व्हील के आकार की संरचना, पहिए जैसी आकार की संरचना विलम उपस्थित होगी। इस डायग्राम के अंदर आपको नहीं दिखाई दे रही है। स्टोमोडियम यानी माउथ जब अंदर की तरफ प्रवेश कर जाता है तो एक्टोडर्म से घिरा हुआ है, यानी बाहर जो लेयर पाई जाती है उससे बना हुआ होता है। तो ये चाहे माउथ बोल दो या स्टोमोडियम बोल दो। माउथ इज सराउंडेड बाय 2 लिप्स। अपर लिप इज सेमीसर्कुलर एंड लोअर लिप इज ट्रांसवर्स लिप। या डायग्राम के अंदर देखिए, दिस इज सेमी सर्कुलर या अर्धचंद्राकार या घोड़े की नाल जैसा अपर लिप है। और ये ट्रांसवर्स, यहाँ देखिए एरो के साथ चलिए, लोअर लिप है, अनुप्रस्थ है। और ये बीच में क्या खुल रहा है? माउथ खुल रहा है। तो एमोसिट लार्वा का माउथ का रिप्रेजेंटेशन दिया मैंने कि इस प्रकार की संरचना का मुख द्वार होता है। डोर्सल साइड में एक हेड के एकदम मिडल रीजन में मीडियन नोस्ट्रिल पाया जाता है। इनमें आइज जो होगी वो अवशेषी या अब्सेंट होगी, रेडिमेंट्री होगी। लेकिन लेटरल आइज सुविकसित पाई जाती हैं। और गिल छिद्रों की संख्या पेट्रामाइजोन के समान
ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 गिल स्लिट्स की संख्या 7 होती है। ये सेफेलिक रीजन है, ये ट्रंक रीजन है, ये कोडल रीजन है। आप कोडल रीजन में देखिए डोर्सल फिन पाया जाता है, डोर्सल फिन पाया जाता है टेल के ऊपर, लेकिन कोडल फिन के साथ में ये अटैच्ड होता है। यहाँ बुक्स के अंदर एनस दिखाया हुआ है, बड़ा आश्चर्य हो रहा है। एनस तो एलिमेंट्री कैनाल का पश्चिमतम पोस्टीरियर एंड ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल है, जबकि इसमें तो किडनी की डक्ट, वृक्क नलिका और जिनेटल डक्ट प्लस एलिमेंट्री कैनाल का हैंडगट, एलिमेंट्री कैनाल का हैंडगट दोनों एक साथ एक ही छिद्र से खुलते, तो मैंने क्रॉस करके संशोधन किया है, दैट इज क्लोइका। क्लोइका मतलब क्या है? एनस प्लस यूरिनोजेनिटल अपर्चर इक्वल टू क्लोइका। अब वापिस अपन मॉर्फोलॉजी में चल रहे हैं, एक्सटर्नल एनाटॉमी में। द एमोसीट इज ईल लाइक सर्प मीन जैसा, यानी बेलनाकार सिलेंड्रिकल बॉडी होती है और मछलियों के समान इनमें अनपेयर्ड फिन्स पाए जाते हैं या मीडियम फिन्स पाए जाते हैं, इसलिए इनको ईल लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। 10 मिलीमीटर लंबा, अप्रोक्सीमेटली अबाउट 10 मिलीमीटर लंबा। माउथ इज बाउंडेड बाई ए सेमी सर्कुलर अपर लिप, अर्धचंद्राकार ऊपरी ओष्ठ द्वारा, और एक ए ट्रांसवर्स लोअर लिप, एक अनुप्रस्थ लोअर ओष्ठ द्वारा घिरा हुआ। टीथ आर एब्सेंट, दांत नहीं पाए जाते। बट सेवरल ब्रांच्ड बक्कल टेंटेकल्स सराउंडेड द माउथ इज सराउंडेड बाई बक्कल टेंटेकल्स। A pair of cup-shaped structure form the velum behind the tentacles and serve to maintain a current of water entering the pharynx. एक प्याले के आकार की संरचना पाई जाती है। ए पेयर ऑफ, एक जोड़ी कप शेप्ड स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो विलम का निर्माण करते हैं। कप लाइक स्ट्रक्चर जो होती हैं एक जोड़ी, वो विलम, एक पहिए जैसी संरचना, व्हील जैसी संरचना का निर्माण करती हैं बकल टेंटेकल्स के पीछे, और ये एक वाटर करंट को का जलधारा उत्पन्न करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और वो किस में इंटर होती है? फेरिंग्स में होती है, और इसका मैक्सिमम पार्ट बॉडी का फेरिंग्स के द्वारा घेरा हुआ होता है। द आइज आर वेस्टिजियल एंड कंसील्ड बिलो द स्किन। वेस्टिजियल हैं क्योंकि ये त्वचा के द्वारा छुपी हुई हैं, कंसील्ड होती हैं, छुपाव हासिल कर लेती है। द पैराइटल आई इज वेल डेवलप्ड, पैराइटल आई पाई जाती है एक जो कि सुविकसित होती है। देयर आर नो पेयर्ड फिन्स, पेयर्ड फिन्स तो सिर्फ फिशेज में होते हैं, इनमें नहीं पाए जाते। ओनली मीडियम फिन्स प्रेजेंट, एक्सटेंड ऑल अलोंग द बैक, पीछे की तरफ टेल फिन के साथ में ये कंटिन्यूअस रूप से फैला हुआ होता है। डायग्राम में अभी बताया है, डोर्सल फिन जो होता है वो कोडल फिन के साथ में सतत रूप से फैला हुआ होता है। 7 पेयर ऑफ गिल्स अपर्चर्स आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स, दोनों पार्श्वों पर, दोनों लेटरल साइड पे 7 जोड़ी गिल छिद्रों की उपस्थिति। ए सिंगल मीडियन नॉस्ट्रिल प्रेजेंट ऑन अपर साइड ऑफ द हेड, एक सिंगल नॉस्ट्रिल जो है, ये देखिए मीडियन नॉस्ट्रिल, सिंगल नॉस्ट्रिल जो है ये नासा छिद्र उपस्थित है। इंटरनल एनाटॉमी में लेते हैं। सबसे पहले डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम्स दोनों एक साथ कार्य करते हैं, क्योंकि फेरिंक्स डाइजेशन का भी कार्य करेगी और रेस्पिरेशन का भी कार्य करेगी।
द एलिमेंट्री कैनाल इज ए स्ट्रेट ट्यूब, एक सीधी ट्यूब जैसी संरचना, नलिकाकार संरचना होती है। नियरली एज लॉन्ग एज द बॉडी, लगभग बॉडी जितनी लंबी होती है 10 मिलीमीटर लंबी होती है, तो 10 मिलीमीटर लंबी ही इनकी एलिमेंट्री कैनाल होती है। दैट एक्सटेंड फ्रॉम द माउथ टू द ओपनिंग ऑफ द क्लोएका, माउथ से लेकर के क्लोएका तक फैली हुई होती है। क्लोएका के पीछे टेल है, वहां नहीं जाती। 10 मिलीमीटर लंबी मैंने बॉडी बताई है, वो गलत बोल गया, संशोधन कर रहा हूं कि पोस्ट एनल पार्ट ऑफ द बॉडी इज टेल, टेल रीजन में नहीं पाई जाती। इसका मतलब 10 मिलीमीटर से छोटी आकृति की एलिमेंट्री कैनाल उपस्थित होगी। फर्स्ट माउथ लेते हैं, एंटीरियर अपर्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। माउथ इज लोकेटेड स्लाइटली बिहाइंड द एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी, ये अगर सिरे से कुछ पीछे की ओर मुख खुलता है। इट इज ओवरहैंग बाई ओरल हुड, जो किसके द्वारा ढका हुआ है? ओरल हुड के द्वारा ढका हुआ है। ओरल टेंटेकल्स, ओरल के ऊपर, ओरल हुड के अंदर क्या संरचनाएं पाई जाती है? टेंटेकल्स पाई जाती हैं। दे आर सेंसरी फंक्शंस एज द सेंसरी ऑर्गन्स सराउंडेड द माउथ, जो मुख को घेरे हुए रखते हैं। नेक्स्ट, यहाँ डायग्राम आ रहा है, इस डायग्राम को देखिए। सभी आपको संरचनाएं डाइजेस्टिव सिस्टम की और रेस्पिरेटरी सिस्टम की समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले लेते हैं यहाँ माउथ, और ये संरचना क्या है? ये पूरी की पूरी आगे की ओर ओरल हुड है, और ओरल हुड के अंदर ये क्या दिखाई दे रहे हैं? ये उभार जैसे ओरल टेंटेकल्स दिखाई दे रहे हैं। और इसके पीछे ये देखिए आप, एक विलम उपस्थित होता है, ये है विलम। विलम के पश्चात क्या है? दिस इज फेरिंग्स, फेरिंग्स है। फेरिंग्स के अंदर गिल छिद्रों की संख्या कितनी है? काउंट कर लो, यानी दिस इज फेरिंग्स, और 7 गिल छिद्र दिखा रहे हैं, 7 जोड़ी गिल छिद्र पाए जाते हैं। फेरिंग्स की अधर सतह पर सब फेरिंजियल ग्लैंड या एंडोस्टाइल कहते हैं, जो अन्य कॉर्डेट के अंदर ये वेस्ट में थायराइड ग्लैंड में निरूपित हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती है। इसके पश्चात देखिए स्मॉल उसोफेगस आएगी, छोटी सी उसोफेगस आएगी। उसोफेगस के पश्चात स्टोमक आएगा, और ये इंटेस्टाइन आएगी, और क्लोएका द्वारा बाहर खुलती है। यहाँ पे जिनाइटल डक्ट या मिजोनेफ्रिक डक्ट या किडनी डक्ट नहीं दिखाई गई है, आगे एक्सक्रीटरी सिस्टम में बताऊंगा मैं आपको। यहाँ एंटीरियर पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन एक्सटेंडेड यानी फूल जाता है, और क्या बनाता है? एक संरचना जिसको अपन बोल रहे हैं लीवर। और लीवर के अंदर ये क्या है? छोटी गोलीय संरचना, दिस इज गॉल ब्लैडर। और गॉल ब्लैडर से ये क्या निकल रही है? एक उभार नुमा रचना, बाइल डक्ट। इसके पश्चात इंटेस्टाइन का पश्च भाग होगा। ये दिया है डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ एमोसीट्स। एमोसीट लार्वा का डाइजेस्टिव सिस्टम भी ले लिया, और फेरिंग्स युक्त संरचना अपन ने रेस्पिरेटरी सिस्टम भी ले लिया। फेरिंग्स आ रही है। ए कंसिडरेबल पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इज टेकन अप बाय द फेरिंग्स, यानी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा भाग किसके द्वारा घिरा हुआ है? फेरिंग्स के द्वारा घिरा हुआ है। ये 2 कार्यों के लिए डिवाइड होती है। दैट दिस डिवीजन हैज इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी एज वेल एज डाइजेस्टिव फंक्शंस। ये रेस्पिरेशन की तरह तो कार्य करती है, साथ में ये डाइजेशन के रूप में भी कार्य कर रही है।
देर आर 7 pairs ऑफ गिल स्लिट्स, 7 जोड़ी गिल छिद्र हैं, विच आर ओपनिंग्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम द फेरिंग्स टू द आउटसाइड, जो फेरिंग्स से होते हुए शरीर से बाहर खुलते हैं। द वॉल ऑफ द फेरिंग्स बिटवीन एडजेसेंट गिल स्लिट्स, सन्निकट रूप से पाए जाने वाले गिल स्लिट्स जो होते हैं वो स्ट्रेंथन्ड बाई रॉड्स ऑफ कार्टिलेज द गिल बार्स, गिल छड़ों के द्वारा एक दूसरे के पास में 7 जोड़ी गिल छिद्र मजबूती लिए हुए होते हैं। यह गिल छड़ या गिल बार्स जो होते हैं ये कार्टिलेजिनियस होती हैं, लेकिन ये छड़ाकार संरचनाएं जो होती हैं ये गिल स्लिट्स को मजबूती प्रदान करती हैं। नेक्स्ट, ईच गिल स्लिट हैज, इंपॉर्टेंट आ रहा है, ईच गिल स्लिट हैज ए गिल, प्रत्येक गिल छिद्र एक गिल ऑन इट्स एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस पे रखता है। यानी ईच गिल स्लिट हैज ए गिल ऑन बोथ इट्स एंटीरियर एंड इट्स पोस्टीरियर सरफेस। द गिल्स which are constantly bathed by a current of water, आपको पता है जब पानी की धारा शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो गिल छिद्र स्नान करते हैं, किसके द्वारा? गिल छिद्रों से पानी निकलता है तो गिल छिद्र लगातार पानी के संपर्क में रहते हैं, स्नान करते रहते हैं, यानी बाथ बाई ए करंट ऑफ वाटर, जल की धारा से, आर रिचली सप्लाइड बाई कैपिलरीज, ये ब्लड कैपिलरीज भी इनमें खूब सारी या अधिक संख्या में पाई जाती हैं। हेयर ब्लड का प्यूरिफिकेशन होगा, ब्लड का शुद्धिकरण होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, ऑक्सीजन टेकन अप कर ली जाएगी। It is here that blood losses CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड गेन्स, प्राप्त क्या करता है? ऑक्सीजन। नाउ ब्लड बिकम ऑक्सीजनेटेड या प्योर। एन एंडोस्टाइल इज प्रेजेंट इन द मिड वेंट्रल लाइन ऑफ द फेरिंग्स, अभी ये दिखाई है संरचना, यहाँ देखिए तीर पे, फेरिंग्स के नीचे एंडोस्टाइल या सब फेरिंजियल ग्लैंड इसका दूसरा नाम है, ये पाई जाती है। This is the connecting by means of two. An endostyle is present in the mid-ventral line of the pharynx. This is connecting by the means of two. ये किसके द्वारा जुड़ी हुई होती है? 2 पेरीफेरेंजियल सिलेटेड बैंड, फेरिंग्स को घेरने वाले पेरीफेरेंजियल बैंड के साथ में, विद ए हाइपर फेरेंजियल ग्रूव, फेरिंग्स के ऊपर पाई जाने वाली खांच को हाइपर फेरेंजियल ग्रूव कहेंगे, यानी छत के ऊपर पाया जाता है, इन द रूफ ऑफ द फेरिंग्स, इनके साथ में ये जुड़ी हुई होती है। व्हेन मेटामॉर्फोसिस आकार्स, जब इनमें कायांतरण होता है, ए पोर्शन ऑफ द एंडोस्टाइल या सब फेरेंजियल ग्लैंड इज कन्वर्टेड इनटू थायराइड, जब मेटामॉर्फोसिस होता है तो ये सब फेरेंजियल ग्लैंड या एंडोस्टाइल थायराइड ग्लैंड में बदल जाती है। विलम इज लोकेटेड इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द फेरिंग्स, विलम माउथ के तो पीछे है, ओरल हुड के भी पीछे है, बट फेरिंग्स के अग्र सिरे की ओर है। ये देखिए फेरिंग्स के अग्र सोर के ऊपर ये संरचना क्या है? विलम है। डायग्राम की तरफ देखिए आप, डायग्राम में क्या दिखा रहा हूं मैं? विलम के चारों ओर घेरा बना करके एरो से दिखा रहा हूं, दिस इज विलम, और ये है फेरिंग्स, ये है फेरिंग्स। विलम इज लोकेटेड इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द फेरिंग्स, इट्स मूवमेंट्स, इनमें जो हलचल होगी, गति होगी, हेल्प टू क्रिएट ए करंट ऑफ वाटर, इनमें जब गति होगी, यानी इसके ऊपर व्हीलर टेंटिकल्स पाए जाते हैं या व्हीलर सिराई पाए जाते हैं, वो एक जल की धारा को उत्पन्न करते हैं, दैट एंटर्स द माउथ
किसके द्वारा वो जल की धारा माउथ के द्वारा प्रवेश करती है? पासेज थ्रू द फेरिंग्स, और फेरिंग्स के द्वारा ये आगे गुजरती है। देन लीव्स द बॉडी थ्रू द गिल स्लिट्स, बॉडी से बाहर गिल छिद्रों से होकर ये जल की धारा निकल जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फूड पार्टिकल्स जो होते हैं उनको निगल लेती है, और एंडोस्टाइल से स्रवित होने वाले म्यूकस में ये म्यूकस उनको पकड़ लेती है, अपने अंदर फंसा लेती है, और मैक्रो ऑर्गेनिजम्स को पहले ही ओरल टेंटिकल घुसने नहीं देते। नेक्स्ट, उसोफेगस। मैंने बताया एट इट्स posterior end of the pharynx narrows to form the esophagus। pharynx के पीछे एक छोटा सा पार्ट उसोफेगस होती है, रिलेटिवली शॉर्ट पोर्शन होता है। इंटेस्टाइन उसोफेगस टर्मिनेट होती है किसमें? इंटेस्टाइन इसका आहार नाल का ग्रसनी के बाद में सबसे बड़ा भाग है। देन दो प्रकार की अपन डाइजेस्टिव ग्लैंड ले रहे हैं, लीवर एंड पेंक्रियाज। लीवर इन द एम्ब्रियो, लीवर अराइजेज एज एन आउटग्रोथ फ्रॉम द गट वॉल इन द रीजन दैट वॉल फ्रॉम द एंटीरियर पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन। अभी डायग्राम में मैंने बताया है कि इंटेस्टाइन के अग्र भाग से एक अतिवर्ती या आउटग्रोथ होती है, उससे इस लीवर का निर्माण होता है। इट मेंटेन्स ए कनेक्शन बाय मीन्स ऑफ द बाइल डक्ट। ये आपको पता है, अंदर गाल ब्लैडर जो दिखाया था उससे बाइल डक्ट जो निकल रही थी उसके साथ में ये जुड़ी हुई या कम्युनिकेट होती है। गाल ब्लैडर इन एमोसिट लार्वा इज यूजुअली अनयूजुअली लार्ज, यानी अनयूजुअली इतना बड़ा होता है, कोई इतनी आवश्यकता ही नहीं है इसकी इतनी बड़े होने की। पेंक्रियाज इट इज़ नॉट प्रेजेंट एज ए सेपरेट ऑर्गन, ये सेपरेट ऑर्गन के रूप में, पृथक अंग के रूप में नहीं पाया जाता, बट सेल्स सिमिलर टू दोज फाउंड इन द पेंक्रियाज ऑफ द हायर फॉर्म्स आर प्रेजेंट इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन। पेंक्रियाज के रूप में कार्य करने वाली कोशिकाएं इंटेस्टाइन के अग्र भाग में उपस्थित होती हैं। इन एमोसिड्स द जाइमोजन ग्रेन्यूल्स आर फाउंड इन द म्यूकोसा ऑफ द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द इंटेस्टाइन, यानी जाइमोजन कणिकाएं जो होती हैं वो इंटेस्टाइन के अग्र भाग की म्यूकोसा में उपस्थित होती हैं। द आइसोलेट सेल्स बड ऑफ फ्रॉम द इंटेस्टाइन, जो डीप कोशिकाएं होती हैं, आइसोलेट सेल्स होती हैं, वो इंटेस्टाइन से हट जाती हैं। बड ऑफ यानी हट जाती हैं, ब्रेक ऑफ एंड फॉर्म ए क्लस्टर इन द सब म्यूकोसा, और सब म्यूकोसा में आकर के एक झुंड बना लेती हैं। दी सेल्स, इनका चीफ फंक्शन क्या है? These cells regulate the sugar concentration in the blood। ये ब्लड के अंदर शर्करा का नियंत्रण, शर्करा की सांद्रता का नियंत्रण करने का कार्य करती हैं ये कोशिकाएं। These cells regulate the concentration of the sugar in the blood। क्लोएका पुस्तकों में माय डियर फ्रेंड्स, कोई मैं यहाँ विवाद खड़ा करना नहीं चाहता, एनएस लिखा हुआ है लेकिन एनएस मेरी समझ में गलत है। एट द पोस्टीरियर एंड द किडनी डक्ट्स जॉइंस द इंटेस्टाइन। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, किडनी से निकलने वाली किडनी डक्ट्स जब इंटेस्टाइन के साथ में मिल जाती हैं तो क्या बनाएंगी? क्लोएका, थस फॉर्मिंग एक क्लोएका। तो यहाँ क्लोएका कहना उचित ही होगा। डायग्राम में मैंने क्रॉस करके आपको समझाने का प्रयास किया है। नेक्स्ट,
फीडिंग, असन क्रिया। कैसे होगी? एमोसिड्स feed on small food particles which are carried into the pharynx by means of a current of water maintained by the velum and the pumping movement of the pharynx। वेलम में पाए जाने वाले वेलर टेंटिकल और फेरिंक्स की पंपिंग मूवमेंट लगातार पंप करने के कारण से एक जल की धारा उत्पन्न करती है, उसके साथ में स्मॉल फूड पार्टिकल्स फेरिक्स के अंदर प्रवेश करते हैं। द एंडोस्टाइल प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ म्यूकस। एंडोस्टाइल जो सब फेरिंजियल ग्लैंड है, यानी फेरिंक्स के अदर सतह पर वेंट्रल सरफेस पे पाई जाने वाली जो संरचना है, वो अत्यधिक मात्रा में म्यूकस का स्त्रवण करती है। द फूड पार्टिकल्स बिकम इंटेंकल्ड इन इट। फूड पार्टिकल्स इसमें फंस जाते हैं या ये अपने अंदर फंसा लेती है। द म्यूकस अलॉन्ग विद द फूड इज मूव्ड फॉरवर्ड। अब भोजन कहाँ जाएगा? आगे की ओर पेरीफेरेंजियल ग्रूव में जाएगा, बिहाइंड द विलम, जो कि विलम के पीछे है, एंड फाइनली ट्रांसपोर्टेड टू द इंटेस्टाइन। और अंत में किस में चला जाएगा? ये इंटेस्टाइन में। किसके द्वारा? बाय द सीलिया ऑफ हाइपरफेरेंजियल बैंड। हाइपरफेरेंजियल बैंड यानी कि फेरिंक्स के एकदम अपर लेवल पे, हाइपर मींस अबव, ऊपर लेवल पे, ऊपरी फेरिंक्स की ऊपरी सतह पे पाए जाने वाले हाइपरफेरेंजियल बैंड के जो सीलिया होते हैं, वो गति करके इस म्यूकस सहित भोज्य पदार्थों को इंटेस्टाइन में भेजने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट सिस्टम आ रहा है उत्सर्जी तंत्र या एक्सक्रीटरी सिस्टम। देयर आर 4 पेयर्स ऑफ नेफ्रोटॉम्स। नेफ्रोटॉम्स किसका निर्माण करते हैं? किडनीज का निर्माण करती हैं। दे फॉर्म प्रोनेफ्रॉस। किडनीज 4 प्रकार की। एक काल्पनिक किडनी होती है जिसको आर्किनेफ्रॉस बोलते हैं। सबसे प्रिमिटिव किडनी प्रोनेफ्रॉस होगी। मिडल प्रकार की किडनी मिजोनेफ्रॉस होगी। वेल डेवलप्ड किडनी मेटानेफ्रिक किडनी होगी। इसमें प्रोनेफ्रॉस किडनी एम्ब्रियो में पाई जाती है, बट फंक्शनल किडनी मेजोनेफ्रिक होगी, विच इज फंक्शनल किडनी ऑफ द अर्ली एम्ब्रियो। यानी अर्ली एम्ब्रियोनिक कंडीशन के अंदर तो प्रोनेफ्रिक किडनी, जिनको हेड किडनी भी कहा जाता है, यानी शरीर के अग्रभाग के ऊपर, शरीर के एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी के, यानी हेड के पीछे नजदीक पाई जाने वाली किडनी है। द प्रोनेफ्रिक डक्ट ग्रो पोस्टीरियरली एंड एंटर द क्लोएका। ये प्रोनेफ्रिक डक्ट निकलती है इसमें प्रोनेफ्रॉस किडनी से, जो आकर के क्लोएका में खुलती है। लेटर बाद में इन डेवलपमेंट एडिशनल ट्यूबुल्स आर फॉर्मड इन ए मोर पोस्टीरियर रीजन अपोजिट द इंटेस्टाइन के विरुद्ध। इन इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के एकदम विपरीत दिशा के अंदर एडिशनल ट्यूबुल्स बनती हैं। ये एडिशनल ट्यूबुल्स क्या होती हैं? दीज आर दी मिजोनेफ्रिक ट्यूबुल्स। और ये मिजोनेफ्रिक ट्यूबुल्स ऑलरेडी बनी हुई प्रोनेफ्रिक डक्ट जो होती है, इसमें जाकर दे ओपन इनटू दी ऑलरेडी फॉर्म्ड प्रोनेफ्रिक डक्ट। ये किस में जाकर के खुलती हैं? पहले से जो प्रोनेफ्रस किडनी जो है इससे निकलने वाली डक्ट में जाकर के खुलती हैं, विच देन बिकम्स नॉन एज दी मिजोनेफ्रिक डक्ट। अब ये नलिका या डक्ट मिजोनेफ्रिक डक्ट कहलाएगी। जब प्रोनेफ्रिक डक्ट खुल रही थी तो उससे निकलने वाली मिजोनेफ्रिक तक नहीं पहुंची, तब तक तो प्रोनेफ्रिक डक्ट थी। और मिजोनेफ्रिक ट्यूबुल्स जब जाकर के इसमें खुल गई, या मिजोनेफ्रॉस किडनी जब जाकर के खुल गई, उसके पश्चात ये मिजोनेफ्रिक डक्ट कहलाएगी। इवेंचुअली यानी अंत में द प्रोनेफ्रॉस डीजनरेट्स, ये राशित हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाती हैं, लिविंग द मिजोनेफ्रिस एज द फंक्शनल किडनी ऑफ द एडल्ट। ये वयस्क अवस्था के अंदर सिर्फ मिजोनेफ्रिक किडनी ही
फंक्शनल होती है। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ आपको मैं डायग्रामेटिकली समझाने का प्रयास करूँगा। दिस इज द फेरिंग्स, 7 गिल छिद्रों वाली, 7 गिल स्लिट्स वाली, 7 पेयर गिल स्लिट्स वाली संरचना फेरिंग्स है। यहाँ देखिए ये क्लोएका है और इसके पश्चात ये इंटेस्टाइन आ रही है। यहाँ फेरिंग्स के बाद में उसोफेगस है, फिर स्टोमक आता है। यहाँ देखिए ये प्रोनेफ्रॉस किडनी है, इससे निकलने वाली जो डक्ट होगी वो प्रोनेफ्रिक डक्ट होगी। इसके बाद में देखिए आप फेरिंग्स के एकदम अपोजिट विपरीत सिरे के ऊपर, नहीं, इंटेस्टाइन के एकदम विपरीत सिरे की ओर अपोजिट डायरेक्शन में ये मेसोनेफ्रॉस होती हैं। इनसे निकलने वाली ये नेलिका जो होगी ये मेटानेफ्रिक डक्ट मेसोनेफ्रिक डक्ट होगी। ये दोनों एक साथ इस छिद्र से बाहर खुल रही हैं। तो क्या यहाँ एनएस बोलेंगे या क्लोएका? दिस इज विल बी क्लोएका एब्सोल्युटली। ये जाकर के ये एनएस में खुलती है और एनएस और ये डक्ट दोनों बार खुलती हैं, तो ये अपर्चर क्लोएका कहलाएगा। दिस इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ हेमोसिट। देन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गॉनड अराइजेज एज ए पेयर्ड रिजेज ऑन द डर्सल साइड ऑफ द सिलोम। सिलोम के ऊपरी सतह पर एक उभारों के युग्मित उभारों के रूप में गॉनड्स विकसित होते हैं। दे फ्यूज सब्सिक्वेंटली टू फॉर्म ए मीडियन स्ट्रक्चर। बाद में ये फ्यूज होकर के एक मीडियन स्ट्रक्चर का निर्माण करती हैं, मध्य संरचना का निर्माण करती हैं। इनमें जेनेटल डक्ट आर एब्सेंट होती हैं। इन एमोसिट ऑर्गन्स ऑफ रिप्रोडक्शन डू नॉट रीच देयर डेवलपमेंट। बट अभी इस लार्वा के अंदर पाए जाने वाले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फंक्शनल नहीं हुए हैं, यानी कि ये अभी बच्चों को जन्म देने लायक मैच्योर नहीं हुए हैं। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के बाद में जब मैच्योरेशन हो जाएगा तो एडल्ट में बदल जाएगा। एडल्ट में ही ये फंक्शनल होते हैं। इनमें कोई नियोटेनी या पीडोमॉर्फिक कंडीशन नहीं पाई जाती। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये फर्स्ट पार्ट है एमोसिट लार्वा का। सेकंड पार्ट मैं आपको कल पढ़ाऊँगा, जिसमें वेस्कुलर सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, एट्सेट्रा। डायग्राम सिंपल, ये भी सिंपल और बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।